दोस्तों नमस्कार। भारत का संविधान के अंतर्गत अंग्रेजों का भारत आगमन अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 से 1765 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। इस काल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। जनता सुखी एवं संपन्न थी। अंग्रेजों के साहसिक अंग्रेजों ने साहसिक समुद्री यात्राएं करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक उसी समय वहां भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति की खबर पहुंची। भारतवर्ष की अपार धन संपत्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा कि जैसे वहां खबर मिली कि भारत में बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा तथा समुद्री यात्राओं की उमंग ने अंग्रेजों को भारत की ओर आकर्षित किया। इस सबको पैसा चाहिए होता है, तो अंग्रेजों को भी जब धन संपत्ति की खबर मिली तो उसको प्राप्त करने की इच्छा उनको समुद्र को पार करके भारत की ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ी। कुछ साहसिक अंग्रेज व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित की जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब एक कंपनी बनी थी उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, आगे चलकर इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ की एक राजलेख चार्टर द्वारा की गई, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। इस राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार मोनोपोली दान किया गया। कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यों की एक परिषद में निहित थी। जो कंपनी थी उसमें एक गवर्नर और 24 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद को ऐसे नियमों, विधियों एवं अध्यादेशों को बनाने का प्राधिकार दिया गया था जिससे कंपनी के प्रशासन एवं प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा उसके कर्मचारियों को अनुशासन में रखा जा सके। कंपनियों को इन विधियों के उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को समुचित दंड देने की शक्ति भी प्राप्त थी कि जो भी नियम है, विधि है, उनका उल्लंघन करेगा उनको दंड दिया जाएगा। इसका पावर कंपनी को था। यद्यपि कंपनी की विधायी लेजिस्लेटिव शक्ति अत्यंत सीमित थी, फिर भी इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसमें वे बीज निहित थे जिनसे अंततोगत्वा आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का विकास हुआ। क्योंकि इनमें वे बीज निहित थे जिसमें आखिरकार आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का विकास हुआ। कंपनी ने भारतवर्ष के प्रत्येक व्यापारिक स्थानों में अपने व्यापारिक केंद्र एवं कारखानों की स्थापना की। भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। जो कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र था वह सूरत था, ईस्ट इंडिया कंपनी का।
सूरत में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त हुई थी। आगे चलकर कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। जो सबसे पहले स्थापित किया व्यापारिक केंद्र वह सूरत था, बाद में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि। इन नगरों को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। इसका प्रशासन प्रेसिडेंट एवं उसकी परिषद करती थी। इस काल में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना भारतीय शासकों की अनुमति से की थी। इस समय जो समय था, अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना जो भारतीय शासक थे उनकी आज्ञा से की थी। किंतु धीरे धीरे कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण बदलने लगा और वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने पर विचार करने लगी। कि पहले तो व्यापार करने आई थी, अब वह साम्राज्य स्थापित करने का विचार करने लगी। भारत में एक व्यापारिक संस्था के रूप में विकसित होकर कि व्यापारिक संस्था के रूप में विकसित हो गई, उसने अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियाद डालने का कार्य किया। पहले व्यापार किया, अब क्या किया? अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियाद डालने का कार्य किया। मिस्टर इलवर्ट के अनुसार कंपनी को जो रियायतें मुगल शासकों से प्राप्त हुई थीं, उन्होंने कंपनी को भारत में संस्थापित कर दिया और ब्रिटिश सम्राट इस कंपनी के माध्यम से दूसरी शक्तियों के विरोध में प्रादेशिक संप्रभु बन गया। जो अन्य शक्तियां थीं उनके विरोध में प्रादेशिक संप्रभु बन गया। अंत में ब्रिटिश सम्राट ही संपूर्ण ब्रिटिश भारत में संप्रभुता रखने लगा और अधीनस्थ देशी रियासतों का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जो 1726 का राजलेख था, इसके द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उनकी परिषद को विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। अब तक विधि बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। अब वह गवर्नर उसकी परिषद को मिल गई। वे लोग भारत की परिस्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ होते थे। इस प्रकार 1726 के राजलेख ने भारत स्थित कंपनी को सरकार, गवर्नर जनरल की परिषद को उपनियम, नियम और अध्यादेशों को पारित करने का प्राधिकार प्रदान किया और उनके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्रदान की। किंतु गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति पर दो मुख्य प्रतिबंध थे। पहला यह कि उसके द्वारा निर्मित विधियां आंग्ल विधियों के विपरीत ना हो, कि वह जो विधि बनाई जाए वो जो आंग्ल विधि है उनके समान हो, उनके विपरीत ना हो। और दूसरे यह कि वे युक्त हों। उपयुक्त विधियां
तब तक प्रभावी नहीं होती थीं। जो विधियां बनाई जाती थीं गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा, वह तब तक प्रभावी नहीं होती थीं जबकि वे इंग्लैंड स्थित कंपनी के निदेशकों की सभा द्वारा अनुमोदित न कर दी गई हों। अभी तक कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में ही कार्य कर रही थी। इसे शासक बनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका था। किंतु इसके पश्चात कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला बदल दिया और बंगाल का शासन सूत्र अपने हाथों में आ गया, अर्थात कंपनी के हाथों में आ गया। यह काल भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का काल था। उसकी शक्ति क्षीण हो चली थी। इस अवसर का अंग्रेजों ने पूरा लाभ उठाया। उन्हें लगा कि मुगल कमजोर हो रहे हैं, इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में बंगाल के अंतिम शासक नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक बन बैठे। प्लासी की जीत से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, नदिया जिले में। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप इन इलाकों में मालगुजारी वसूलने तथा दीवानी न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया। मिस्टर इल्बर्ट ने कहा कि सन 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास युग परिवर्तक काल समझा जा सकता है, क्योंकि इसी समय से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रादेशिक संप्रभुता स्थापित करने का काल आरंभ होता है। अब कंपनी अपने व्यापारिक रूप को पूर्णतया त्याग कर एक वास्तविक शासक के रूप में सामने आई। कि जो उसका व्यापारिक रूप था उसको त्याग दिया, एक वास्तविक शासक के रूप में सामने आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।